हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पुनः वीडियो लेक्चर में उपस्थित हैं और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके साथ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस विषय का व्यवहार क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र के बड़े बड़े विचारकों, विद्वानों के मत में विभिन्नता पाई गई है। अर्थशास्त्रियों के एक समूह का कहना है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में है। दूसरे समूह का कहना है कि अर्थशास्त्र एक कला के रूप में है। और बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका समूह कहता है कि अर्थशास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है। तो आज इसी पर हम लोग कुछ इसके संबंध में, अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में, व्यवहार के संबंध में जानेंगे। पहले हम लोग समझें कि वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कैसे है। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर जेबी से सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। वास्तविक विज्ञान क्या है, हम लोग ठीक से समझें कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी हैं, एज दे आर, के रूप में अध्ययन करता है। एक बार फिर से समझें हमारे विद्यार्थी, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी हैं, इट मीन्स जैसी समस्या है उस रूप में अध्ययन करता है। वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है, और क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी जैसे नीतिगत पहलू को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें हम लोग। वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है, और क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए जैसे नीतिगत पहलुओं को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता। इन अर्थशास्त्रियों के विचार में आर्थिक विश्लेषण की प्रत्येक शाखा में कारण और परिणाम का संबंध निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, कंजम्पशन को ले लिया जाए, उपभोग को लिया जाए। उपयोगिता ह्रास नियम बढ़ते उपभोग अर्थात कारण, और इसके कारण घटती उपयोगिता अर्थात परिणाम के पारस्परिक संबंध को बताता है। जैसे किसी वस्तु का उपयोग हम लोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो वो एक कारण है, किसी न किसी कारण से हम लोग उपभोग करते हैं, और जब उपभोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता घटती है। इसका मतलब वो परिणाम का पारस्परिक संबंध है, कारण एवं परिणाम का पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं प्रोडक्शन को, उत्पादन। उत्पत्ति ह्रास नियम में भी उत्तरोत्तर इकाइयों के बढ़ते प्रयोग एवं उससे घटती उत्पादकता वस्तुतः
कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट किया जाता है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं एक्सचेंज, विनिमय का। कीमत परिवर्तन का मांग और पूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव वस्तुतः कारण और परिणाम का ही एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। चौथा उदाहरण हम ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का। साधनों की पूर्ति बढ़ने पर, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, समझेंगे इस मैटर को। साधनों की पूर्ति बढ़ने पर उन साधनों की कीमतें घटती हैं। ये क्या बतलाता है? यह वस्तुतः कारण एवं परिणाम का ही एक उदाहरण को दर्शाता है। पांचवा उदाहरण हम लोग पब्लिक फाइनेंस पर लिया जा सकता है, हम लोग ले सकते हैं राजस्व। कर लगाने पर उपभोग, उत्पादन एवं वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट करता है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, हमारे देश के और विश्व के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक नॉर्मेटिव साइंस के रूप में भी बताया है कि ये एक आदर्श विज्ञान के रूप में भी है। अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्रियों में ढेर सारे हमारे अर्थशास्त्री हैं, जिनका पहला नाम आता है प्रोफेसर मार्शल साहब का, प्रोफेसर पिगू साहब हैं, प्रोफेसर हॉट्रे हैं, प्रोफेसर जेम किन्स हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं। आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, जैसे प्रश्न से है, जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है और तथ्य की वांछनीयता एवं अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही नहीं, बल्कि उसका नॉर्मेटिव एक विज्ञान भी है। उसका जो स्वरूप है, उसका जो फॉर्म है, एक वो नॉर्मेटिव है। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के दायित्व का निर्वाह केवल इतनी विवेचना से ही नहीं हो जाता कि विषय वस्तु क्या है, बल्कि उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि वे बतलाएं कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो इस रूप से बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान के रूप में भी है। और अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा वर्ग, अर्थशास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग, उनका कहना है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस बोथ, दोनों है। इकोनॉमिक्स इज ए बोथ साइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। अर्थशास्त्र के स्वरूप को न तो अकेले वास्तविक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है और न ही अकेले आदर्शात्मक विज्ञान से। इसका चरित्र दोनों प्रकार का है, वास्तविक भी और आदर्श भी। जैसा कि अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, यह वास्तविक विज्ञान का विषय है, और आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, यह आदर्श विज्ञान का विषय है। इसे हम लोग फिर से समझें। हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स, ये मिल्टन फ्रीडमैन का बहुत बड़ा वक्तव्य है, बहुत बड़ा उन्होंने ये बातें कही हैं कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, यह वास्तविक विज्ञान का विषय है, और आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, यह आदर्श विज्ञान का विषय है। इस प्रकार अर्थशास्त्र, हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है, जैसा कि बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है।
तो ये अर्थशास्त्र की प्रकृति है, ये स्वभाव है, ये वास्तविक उसका लक्षण है, कैरेक्टर है। अब थोड़ी सी हम लोग अगले टॉपिक की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि आदि। दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स को हम लोग इसको मेजरमेंट करके पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर के बोल्डिंग साहब ने इसके डेफिनेशंस दिया है और बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस which studies the economic behavior of the individual unit, may be a person, a particular household or a particular firm. It is a study of one particular unit rather than all the units combined together. यानी कि यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग या एक व्यक्ति की आय की आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दिया है, लेकिन बोल्डिंग साहब की परिभाषा बड़ा ही उचित जान पड़ता है। उपयुक्त परिभाषा से ऐसा स्पष्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के संतुलन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और उनके अंतर संबंधों की विवेचना की जाती है। इसकी कुछ व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह व्यक्तिगत इकाई आर्थिक इकाइयों का एक अध्ययन है। यह अति सूक्ष्म चरों का एक अध्ययन माना जाता है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि आदि। तीसरी विशेषता है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये तीन विशेषताएं हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तीन विशेषताओं से स्पष्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का वास्तविक स्वरूप क्या है। थोड़ा सा इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर को समझ लिया जाए तो इसके दोनों को अर्थ को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। दूसरी तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोनों में खासा अंतर है, विशेष अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है
कि समष्टि प्राचल स्थिर होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्राचलों को स्थिर मान लेता है। चौथा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। पाँचवां, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति बलों का क्रिया निर्णायक होती है, जबकि समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, अस्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। छठा और लगभग अंतिम, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोनों में कुछ खास अंतर है जिसे हम लोग आज समझ चुके हैं। अगर हमारे विद्यार्थी भी सभी समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।